नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, इसके दो पार्ट हैं। पहला जर्नल और दूसरा है सब्सिडरी बुक, जिसमें से हमने जर्नल की एंट्रियां देखी, उसका एग्जाम्पल किया। अभी अब आगे का इसका जो टॉपिक है सेकंड पार्ट सब्सिडरी बुक, वो करते हैं। देखो, सब्सिडरी बुक है वो जर्नल के ही भाग है, यानी कोई व्यापारी या तो जर्नल बनाएगा या फिर सब्सिडरी बुक बनाएगा। जो व्यापारी जर्नल बनाता है वो सब्सिडरी बुक नहीं बनाता, और जो सब्सिडरी बुक बनाता है वो जर्नल नहीं बनाता। यानी कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो समस्त व्यवहार होते हैं, सब जो ट्रांजैक्शन होती है, उनको एक जर्नल में नहीं लिखते, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए बड़ा काम हो जाता है, उन्हें काफ़ी कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वे जर्नल से खतौनी करते हैं तो उन्हें ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए बड़े व्यापारी क्या करते हैं, एक जर्नल होती है उसको कई भागों में बांट लेते हैं। जर्नल को कई भागों में बांट लेते हैं, और प्रत्येक जो भाग है वो क्या कहलाता है, एक सहायक बही या सब्सिडरी बुक कहलाता है। यानी प्रारंभिक जो अवस्था है लेखांकन की, उसमें अपने जर्नल बनाते हैं या फिर सहायक बहियाँ बनाते हैं। अगर कोई व्यापारी जर्नल बनाता है तो वो सहायक नहीं बनाएगा, बही नहीं बनाएगा, तो जर्नल में एंट्री करता है। लेकिन जो बड़े व्यापारी है वो सहायक बहियाँ बनाते हैं। वो क्या करते हैं, जर्नल को 8 भागों में बांट लेते हैं। एक जर्नल को 8 भागों में बांट लिया जाता है, और प्रत्येक भाग एक सहायक बही कहलाता है। वो उनका वर्गीकरण उनका अलग अलग वर्गीकृत करता है, कौन सा लेखा है वो कौन सी बही में जाएगा, कौन सा लेखा है वो कौन सी बही में जाएगा, और उसी के अनुसार वो उनमें लेखे करते हैं, ताकि जब उन्हें खतौनी करनी हो या आगे का कोई कार्य करना हो तो उसमें उन्हें कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल अपने देखते हैं कि सहायक बहियाँ होती कौन कौन सी है और उन्हें कैसे लिखा जाता है, किस में कौन सा लिखा होएगा। तो देखो, 8 प्रकार की सहायक बहियाँ होती है। नंबर 1 है परचेज बुक, नंबर 2 पे सेल्स बुक, नंबर 3 पे परचेज रिटर्न बुक, नंबर 4 पे सेल्स रिटर्न बुक, नंबर 5 पे कैश बुक, नंबर 6 पे बिल्स रिसीवेबल बुक, नंबर 7 पे बिल्स पेबल बुक, नंबर 8 पे जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल के 8 भाग हैं, जिन्हें अपने क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक कहते हैं। परचेज बुक यानी क्रय बही, सेल्स बुक विक्रय बही, परचेज रिटर्न बुक क्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक विक्रय वापसी बही, कैश बुक रोकड़ बही, बिल्स रिसीवेबल बुक प्राप्य, बिल बही, बिल्स पेबल बुक देय बिल बही,
और जर्नल प्रॉपर मुख्य जर्नल। यानी कि 8 प्रकार की सहायक बहियाँ होती है। परचेज बुक, क्रय बही, सेल्स बुक, विक्रय बही, परचेज रिटर्न बुक, क्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक, विक्रय वापसी बही, कैश बुक, रोकड़ बही, बिल्स रिसीवेबल बुक, प्राप्य बिल बही, बिल्स पेबल बुक, देय बिल बही और जर्नल प्रॉपर मुख्य जर्नल। अब देखो परचेज बुक में किसका लेखा होएगा, यानी इसमें क्या कर लिया हमने, 8 भागों में बांट लिया। अब आपको व्यवहार के अनुसार लेखा करना है भी कौन सा व्यवहार आप किस बुक में लिखोगे, कौन सा व्यवहार है वो आप किस बुक में लिखोगे। तो देखो परचेज बुक में कौन सा व्यवहार लिखते हैं, माल उधार क्रय करने पर, यानी माल उधार क्रय करने पर जिसका लेखा होएगा वो किस में होएगा, परचेज बुक में होएगा। यानी माल को उधार खरीदने पर जिसका लेखा हम किस में करेंगे, परचेज बुक में करेंगे। माल के उधार विक्रय करने पर यानी माल को उधार बेचने पर लेखा किस में होएगा, विक्रय बही में लेखा होएगा। फिर है परचेज रिटर्न, क्रय वापसी, नाम से ही पता चल रहा है कि परचेज रिटर्न बुक में किसका लेखा करेंगे, खरीदा हुआ माल, हुआ माल वापस करने पर खरीदा हुआ माल वापस करने पर। सेल्स रिटर्न बुक में विक्रय किया हुआ वापस आने पर। कैश बुक में रोकड़ी लेन देन, प्राप्य बिल बही में प्राप्य बिलों का देय बिल बही में देय बिलों का और मुख्य जर्नल में अन्य व्यवहार। यानी 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक होती है। परचेज बुक, क्रय बही, जिसमें आप लेखा कब करते हो, आप माल उधार खरीदते हो। यानी माल उधार खरीदने पर अगर आपने माल की जगह कोई संपत्ति उधार खरीदी है तो उसका लेखा क्रय बही में नहीं होता। क्रय बही में लेखा कब किया जाता है, उसी दशा में किया जाता है जब आपने माल खरीदा हो और उधार खरीदा हो, तो आप उसका लेखा परचेज बुक में करोगे। फिर है सेल्स बुक, विक्रय बही। तो सेल्स बुक या विक्रय बही में किसका लेखा होता है, विक्रय बही में उन व्यवहारों का लेखा होता है, अर्थात इसमें आप लेखा तब करते हो जब आपने माल को उधार बेचा हो। अगर आपने संपत्ति बेची उधार तो लेखा इसमें नहीं होएगा। इसमें लेखा कब होएगा, जब आपने माल को उधार बेचा हो, माल बेचा हो और वो भी उधार बेचा हो। अगर नगद माल बेचा तो उसका लेखा विक्रय बही में नहीं हो सकता। फिर है नंबर 3 पे क्रय वापसी बही यानी परचेज रिटर्न बुक। अब देखो जब हमने माल खरीदा, सिर्फ माल कौन सा, उधार माल खरीदा,
ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेखांकन केवल उधार खरीदे हुए माल की ही वापसी मानता है। लेखांकन मानता है कि नगद खरीदा हुआ माल कभी भी वापस नहीं हो सकता। इसलिए क्रय वापसी बही में जो माल आपने उधार खरीदा उस माल को जब आपने वापस कर दिया, और वापस करने के कई कारण होते हैं, माल पसंद नहीं आया, माल नमूने के अनुसार नहीं था, या फिर डिस्काउंट कम दे दिया, डिस्काउंट देना भूल गए, रास्ते में टूट फूट हो गई। तो बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसमें माल वापस किया जाता है या फिर माल वापसी की एंट्री की जाती है। तो माल वापसी की एंट्री फिर आप किस में करोगे? परचेज रिटर्न बुक में करोगे। तो खरीदा हुआ माल का मतलब सिर्फ माल खरीदा, और वो भी ये मान लेना उधार खरीदा, और उसको आप क्या कर रहे हो? उधार खरीदे हुए माल की जब वापसी कर रहे हो तो उसे किस बुक में लिखोगे? परचेज रिटर्न बुक में लिखोगे। अब आगे सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक में आप किसका लेखा करोगे? विक्रय वापसी बही में आप माल जो उधार बेचा, सिर्फ उधार, नगद वाला नहीं, क्योंकि लेखांकन इस बात को तो मानता ही नहीं है, अभी नगद बेचा हुआ माल भी वापस आता है क्या? उधार माल जो आपने बेचा और वो आपके पास वापस क्या हो गया? रिटर्न हो गया। आपने माल को उधार बेचा और वो क्या हो गया? रिटर्न हो गया। तो उधार बेचा हुआ माल जब आपके पास वापस रिटर्न हो गया तो उसका लेखा आप जिस बही में करते हैं उसे क्या कहते हैं? विक्रय वापसी बही कहते हैं। अब आगे रोकड़ बही। रोकड़ का मतलब होता है नगद, कैश। आप जब कोई कैश लेन देन करते हो, यानी बिजनेस में, जिससे या तो क्या है? कैश आना चाहिए या फिर कैश जाना चाहिए। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो कैश कहाँ से आ रहा है या फिर कैश कहाँ पे जा रहा है। यानी या तो बिजनेस में कैश आना चाहिए या फिर बिजनेस से कैश जाना चाहिए। तो बिजनेस में कैश आए या बिजनेस से कैश जाए, तो ऐसा होने से जिस बुक में आप लेखा करोगे बिजनेस में कैश आएगा या बिजनेस में जो कैश जाएगा, तो ऐसा होने पर जिस बुक में आप लेखा करोगे वो रोकड़ बही होएगी। जैसे हमने ऊपर माल उधार खरीदा तो क्रय बही में कर दिया। अगर आप माल नगद खरीदते तो उसका लेखा रोकड़ बही में होता। अगर आप माल क्या करते? नगद खरीदते तो उसका लेखा किस बही में होता? रोकड़ बही में होता। ठीक है। इसी तरह से आपने सैलरी चुकाई, 50,000 की सैलरी चुका दी तो कैश जाएगा, तो इसका मतलब रोकड़ बही में लिखना। आपने नगद फर्नीचर खरीदा, उसका लेखा रोकड़ बही में होएगा। आपने किसी रूप से रुपए प्राप्त किए, उसका लेखा रोकड़ बही में होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि नगद व्यवहारों से संबंधित जो सारे लेखे होंगे वो किस बही में होते हैं? वो सारे रोकड़ बही में होते हैं। अब बात आती है प्राप्य बिलों की और देय बिलों की। इनका लेखा प्राप्य बिल बही और देय बिल बही में होएगा। वैसे देखो, रोकड़ बही के लिए आपके पास एक अलग सिलेक्शन आएगा, उसमें आपको इसे सविस्तार समझाया गया है। और प्राप्य बिल बही और देय बिल बही, इसके लिए आपके पास एक अलग सिलेक्शन आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि प्राप्य बिल होते क्या है और देय बिल होते क्या हैं। देखो कि आजकल माल परचेज करने की उधार की प्रथा काफ़ी चल रही है। माल परचेज करते हैं, बेचते हैं, तो उधार भी बेचते हैं, नगद भी बेचते हैं। लेकिन आजकल कोई व्यापारी उधार के बिना काम कर ही नहीं सकता, उधार लेन देन उसका होता ही रहता है। मान लो किसी एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को उधार माल बेच दिया, और उधार माल बेच के वो उसके पास देने के लिए नगद नहीं है, तो नगद नहीं है तो क्या होगा? जो व्यापारी है जिसने माल बेचा, बेचने वाला व्यापारी उस खरीदने वाले व्यापारी पर एक बिल लिखेगा। कि उस खरीदने वाले व्यापारी पे एक बिल लिखेगा। उस बिल में उस माल की अमाउंट और समय रहेगा भी उस बिल का भुगतान है वो कितने दिनों में हो जाएगा। उस बिल का भुगतान है वो कितने दिनों में हो जाएगा। तो ये एक विनिमय बिल कहलाएगा, यानी जिसे क्या कहते हैं अपने बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। मान लो मैंने बिल लिखा, मैंने किसी को माल बेचा तो मैं बिल लिखने वाला हो गया। मैंने बिल लिखा और दूसरे व्यक्ति ने जिसने माल खरीदा उसने बिल को स्वीकार किया, तो मेरे लिए तो वो बिल क्या है? मेरे लिए वो बिल है वो प्राप्य बिल है जो लिखता है उसके लिए, और जो व्यक्ति स्वीकार करता है उसके लिए वो देय बिल होता है। मान लो मैं एक व्यापारी जिसके अपने खाते तैयार करने हैं, पुस्तकें बनानी है, और मैंने किसी को उधार माल बेचा तो मैंने बिल लिखा, वो तो मेरे लिए बीपीआर हो गया, लेकिन वही बिल उस दूसरे व्यक्ति के लिए बीपी यानी देय बिल हो गया। या ऐसे मान लो मैंने किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा और किसी को बेचा,
तो जिसको बेचा उस पर जो मैंने बिल लिखा वो मेरे लिए प्राप्य बिल होएगा, और जिस व्यक्ति ने मुझ पर बिल लिखा यानी जिससे मैंने उधार माल खरीदा उसके लिए वो देय बिल होएगा। तो प्राप्य बिलों का लेखा जिस बही में किया जाएगा वो प्राप्य बिल बही कहलाएगी, और देय बिलों का लेखा जिस बही में किया जाएगा वो देय बिल बही कहलाएगी। अब देखो इसके बाद आता है अपना मुख्य जर्नल या जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर या मुख्य जर्नल होती क्या है? देखो हमने ऊपर 7 प्रकार की बहियाँ लिख दी। अब 7 प्रकार की बहियों में जो लेखा नहीं हुआ उसका लेखा किस में होएगा? मुख्य जर्नल में होएगा। तो ऐसे कौन से लेखे हैं जो इन 7 बहियों में नहीं हुए? जैसे मान लो आपने उधार संपत्ति खरीदी, उधार संपत्ति क्रय करने पर अब मान लो आपने उधार संपत्ति खरीदी और यहाँ पर आपने माल उधार खरीदा। अब माल उधार खरीदा या उधार संपत्ति खरीदी, तो माल जब हमने उधार खरीदा तब तो हमने उसका लेखा कहाँ पर कर दिया? परचेज बुक में। लेकिन संपत्ति उधार खरीदी तो इसमें किसी बही में नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, माल से रिलेटेड है। रोकड़ बही में कर नहीं सकते क्योंकि नगद नहीं खरीदी। देय बिल प्राप्य बिल बही से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सी जर्नल बची? मुख्य जर्नल बची। हमारे पास लास्ट एक मुख्य जर्नल बची है, तो हम इसका लेखा किस में करेंगे? मुख्य जर्नल में करेंगे। तो मुख्य जर्नल में किन व्यवहारों का लेखा करेंगे? जिसका लेखा किसी बही में नहीं हुआ। जैसे माल का आहरण किया, आहरण किया यानी ड्राइंग ऑफ परचेज। जब हम माल का आहरण करेंगे, ड्राइंग करेंगे, माल की जब ड्राइंग की जाएगी तो उसका लेखा किस बही में होएगा? उसका लेखा जर्नल प्रॉपर में होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि माल आहरण किया, न हमने इसमें माल खरीदा न हमने इसमें माल बेचा, वापसी ये कुछ है ही नहीं। हमने क्या किया? दुकान का जो माल था वो हमने निजी प्रयोग में काम ले लिया, यानी दुकान का जो माल था वो हमने क्या किया? निजी प्रयोग में ले लिया। अब निजी प्रयोग में ले लिया तो न तो हमने उसे बेचा न खरीदा। इस बही में हो नहीं सकता, इस बही में नहीं हो सकता, इन बहियों में भी नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसका कोई लेखा इसलिए किस में होएगा? मुख्य जर्नल में होएगा। इसके अलावा मान लो डूबत ऋण हो गया। अब डूबत ऋण मैंने आपको बताया था कि जब कोई व्यापारी दिवालिया हो जाता है और दिवालिया होने के कारण वो पेमेंट नहीं कर पाता, जब वो दिवालिया होने के कारण पेमेंट नहीं कर पाता तो उसे डूबत ऋण कहते हैं। अब मान लो हमें किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये लेने थे और वो दिवालिया हो गया। हमें किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये लेने थे और वो दिवालिया हो गया। उसने दिवालिया होने के कारण 8,000 रुपये नकद दे दिए, यानी लेने कितने थे? 10,000, उसने दिए कितने? 8,000, डूब गए कितने? 2,000। अब देखो लेने थे 10,000, दिए कितने? 8,000। अब जो दिए वो तो कैश में दिए, तो जो हमें कैश में प्राप्त हो गए उसका लेखा तो हम क्या करते हैं? रोकड़ बही में। तो 8,000 का लेखा तो आप क्या करोगे? रोकड़ बही में करोगे। लेकिन ये 2,000 रुपये जो बैड डेट्स है उसका लेखा उपरोक्त किसी बही में नहीं हो सकता, क्योंकि नगद थोड़ी है, वो तो डूब गए। अब डूब गए तो उसका लेखा हमें कहाँ करना पड़ेगा? मुख्य जर्नल में करना पड़ेगा। इस तरह बहुत से व्यवहार होते हैं, जैसे माल चोरी हो गया, अब माल चोरी हो गया, तो माल जब चोरी हो गया तो इसका लेखा किस बही में करेंगे? मुख्य जर्नल में। क्योंकि चोरी होना न बेचना न खरीदना न वापसी, वो तो क्या हो गया? अपना माल चोरी हो गया। और माल चोरी होने पर हम इसका लेखा किस पुस्तक में करेंगे? मुख्य जर्नल में करेंगे। तो बहुत से ऐसे लेखे होते हैं जिनके लेखे उपरोक्त किसी बही में नहीं होते, तो उसका लेखा अपने क्या करते हैं? मुख्य जर्नल में। अब मुख्य जर्नल जर्नल का एक पार्ट है, जर्नल की तरह ही बनाई जाती है, लेकिन ऊपर आपको जर्नल प्रॉपर लिखना पड़ता है, क्योंकि जर्नल लिखेंगे तो फिर सहायक बहियाँ नहीं बनेगी, और सहायक बहियाँ तो हमने बनाई है, सहायक बहियाँ तो हमने बना रखी है, इसलिए आप इसे मुख्य जर्नल या जर्नल प्रॉपर लिखोगे। तो मुख्य जर्नल में लेखा किसका होगा? पूछ ले तो किसका आएगा?
कि उपरोक्त जो 7 बहियाँ हैं, उपरोक्त 7 बहियों में जिन व्यवहारों का लेखा नहीं हो पाया, उन व्यवहारों का लेखा जिस बही में होता है वो बही मुख्य जर्नल कहलाती है। तो आपसे कोई आप दोबारा देखो पूछ ले सब्सिडरी बुक होती क्या है, सहायक बहियाँ होती क्या है, तो आप क्या कहोगे कि प्रारंभिक अवस्था में जब बड़े व्यापारी जर्नल को कई भागों में बांट लेते हैं तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, एक सब्सिडरी बुक या सहायक बही कहलाते हैं। कुल मिलाकर कितनी सहायक बहियाँ होती है, 8 सहायक बहियाँ होती है। एक परचेज बुक यानी क्रय बही, तो क्रय बही में आप किसका लेखा करते हो, जब आप माल का उधार क्रय करते हो। अब माल क्या होता है वो मैंने बता दिया, जो वस्तु बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है वो क्या है, माल है। तो परचेज बुक में इसका लेखा करोगे। फिर बच्चे सेल्स बुक, सेल्स बुक में आप किसका लेखा करोगे, जब माल को आप उधार बेचोगे। जो माल आपने खरीदा वो बेचना भी है, बेच दे 2 तरह से भी है, नगद भी बेच सकते हैं और उधार भी बेच सकते हैं। तो सेल्स बुक में किसका लेखा होएगा, जब माल आप बेचोगे और वो भी कैसे बेचोगे, उधार बेचोगे। फिर आप परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में किसका लेखा होएगा, क्रय वापसी बही में जब आपने जो माल उधार खरीदा और उधार खरीद कर वो आपने क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो उसका लेखा जिस बही में होएगा वो क्या कहलाएगी, परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक विक्रय वापसी बही, बेचा हुआ माल जब हमने माल उधार क्या है पहले बेचा था और वो हमारे पास किसी कारण से वापस आ गया तो वो क्या किस काल में होएगा, सेल्स रिटर्न बुक में। कैश बुक में तो ये देखने की जरूरत नहीं है, बस बिजनेस में कैश आना चाहिए या फिर बिजनेस से कैश जाना चाहिए, तो जिस बही में इसका लेखा होएगा वो कैश बुक होएगी। BRBP मैंने आपको बता दिया, BR में किसका लेखा होता है, प्राप्य बिल बही का, बिल्स पेबल में दे बिल बही का, और लास्ट बची अपनी जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में किसका लेखा होता है, जिन व्यवहारों का लेखा उपरोक्त किसी बही में नहीं होता उसका लेखा जर्नल प्रॉपर में होता है। तो ये अपनी 8 प्रकार की बहियाँ होगी। ये कैसे बनाई जाती है ये अपने कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।